हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी और डिलीवरी स्टोरी। तो मैंने बहुत दिन से सोच रखा था कि आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन किसी रीज़न के वजह से या फिर किसी काम की वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर कर लेती हूँ मैं। तो शादी के बाद एक लेडीज़ की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, वो तो हर किसी को पता है। लेकिन जब कोई लेडीज़ माँ बनती हैं तो उनके लिए एक अलग ही फेज़ होता है। और किसी भी मतलब एक तो मेरी शादी मतलब जब मैंने कंसीव किया थी तो बहुत छोटी उम्र तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मतलब उस स्टेज में मेरी माइंड नहीं थी कि मैं मतलब मुझे अभी बच्चे करने थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब जो होना होता है वो तो होता ही है, तो ऐसा है। तो मेरी शादी हुई है 2012 में, दिसंबर के 2012 में। तो शादी के बाद मैं 3 महीने अपने घर पे ही रुकी थी, क्योंकि मेरे लास्ट ईयर के पेपर चल रहे थे, तो मैं अपने घर पे ही थी। और अप्रैल में मैं यहाँ पंजाब आई थी अपने हस्बैंड के पास। तो 3 महीने के बाद मैं आई थी यहाँ पे पंजाब में। तो अभी भी मुझे वो सब सारा कुछ याद है ना, तो मैं थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है ना अपनी पहली प्रेगनेंसी। अगर आपके साथ कुछ मतलब वैसा कुछ गुजरा है आपके साथ, तो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि मैं शेयर नहीं कर पा रही थी आपके साथ। लेकिन फिर मैंने सोचा कोई नहीं, आप लोग भी मेरी फैमिली हो, तो प्लीज़ ये वीडियो थोड़ा बड़ा तो होगा ही, लेकिन प्लीज़ आप लोग इसको पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि मेरी एक छोटी से छोटी बात मतलब मेरे से बहुत जॉइंट है, जो कि मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। तो प्लीज़ बिना स्किप किए इसको देखना, और पसंद आए वीडियो तो लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा जो भी जर्नी था प्रेगनेंसी और डिलीवरी तक का। तो फिर तो अप्रैल में मैं पंजाब आई थी अपने हस्बैंड के पास। उस समय मेरी मम्मी आई थी साथ में। तो क्योंकि नया जगह था तो थोड़ा एक आध 2 हफ्ते के लिए तो किसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हस्बैंड तो चले जाते थे ड्यूटी के लिए, तो बिल्कुल मैं घर पे अकेली रहती थी। तो इसलिए मम्मी आई थी, तो मम्मी 10-15 दिन रुकी थी यहाँ। दिन आ गया जाने का, 15 दिन के बाद मम्मी चली गई थी मुझे। यार यहाँ से ना डायरेक्ट हमारे पटना के लिए ट्रेन नहीं थी, तो हमें दिल्ली जाना ही होता था। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड मेरी मम्मी को छोड़ने के लिए दिल्ली गए थे। तो मुझे आज भी याद है कि जब ट्रेन खुली थी तो मैं बहुत रोई थी। और मेरे हस्बैंड का कहना था कि तुमको इतना ही याद आ रहा तो तुम क्यों आई, अभी तुमको अभी 1-2 महीने और रुकना था वहाँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अब शादी कर ली है, शादी हो गई है, तो मायके में रहना भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा था। फिर दिल्ली में मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, उनके यहाँ 2 दिन रुक के मुझे पूरा दिल्ली घुमाया इन्होंने। और उस दिन जिस दिन मैं दिल्ली में जिस दिन मतलब मम्मी को पहुँचा के, उस दिन हम नहीं घूमे थे, क्योंकि शाम की ट्रेन थी मम्मी की। तो मम्मी को हमने ट्रेन पे बिठा के फिर इनके दोस्त के घर पे चले गए थे। तो उस दिन तो नहीं, अगले दिन हम ये मेरे ख्याल से ये बात होगी, मैं 4 अप्रैल को पंजाब आई थी, ठीक है। 4 अप्रैल को मैं पंजाब आई थी, और मम्मी आप लगा लो वही अप्रैल लास्ट में मम्मी गई होंगी। तो अप्रैल लास्ट की बात है ये। तो सुबह सुबह हम लोगों ने जो टूरिस्ट बस होती है ना, जो दिल्ली में घुमाते हैं टूरिस्ट को, तो वो कर लिया था हमने। मैं थी और मेरे हस्बैंड थे और मेरे एक चचेरे देवर थे, उस समय वो दिल्ली में ही थे। तो वो उस समय वहाँ दिल्ली में तैयारी करते थे, तो उनके साथ हम तीनों मतलब मिलके हम लोग घूम रहे थे। गर्मी का तो दिन था ही, और दिल्ली की गर्मी तो आप सबको पता ही होगी कि कैसी होती है। तो दिल्ली की गर्मी और मुझसे ना मतलब अजीब सा मुझे मन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है गर्मी की वजह से हो रही है, या फिर थकान भी हो जाती है, घूमने से भी तो थोड़ा थकान हो जाता है ना, तो ऐसा है।
तो ये सब मुझे अब पता चलता है, मतलब बाद में पता चला कि वो मुझे वो जो मतलब अजीब सा फ़ील होना क्यों हो रहा था, वो इसलिए ही हो रहा था क्योंकि मैंने उस समय ही कंसीव कर लिया था। और उस वक्त भी देखो, जिसको आना होता है वो आता ही है। उस वक्त मैं इतना चली थी, इतना सीढ़ी ऊपर नीचे, दिल्ली में एक मॉल साकेत मॉल था, वो मैं वहाँ पे भी सीढ़ी ऊपर नीचे किया था मैंने, मतलब बहुत कुछ उस दिन मैं थक गई थी। तो ऐसा है, तो वहाँ मैं 7-8 बजे शाम की बात होगी, जब हम घर आने को थे, मतलब उनके दोस्त के यहाँ, क्योंकि उस रात में तो हम वहीं रुकने वाले थे। तो ना मुझे एकदम से प्यास लगी, तो मतलब क्रेविंग जो होती है ना, मुझे उस समय पानी की क्रेविंग थी कि मुझे पानी पीना है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो घर पे तो अब चलेंगे ही, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, तो पानी पी लेना। और मुझे इतना गुस्सा आए, मैं जो इन पे झल्लाने लगी कि नहीं मुझे पानी पीना है, मतलब पीना है, मैं नहीं चल सकती एक कदम भी। तो फिर मेरे हस्बैंड गए, फिर वो पानी का बॉटल लेके आए, मैंने पिया, फिर हम लोग गए अपने इनके दोस्त के घर पे। फिर जैसा था, अगले दिन हमने ट्रेन पकड़ा और फिर हम लोग पंजाब आ गए थे। तो ऐसे ही चलता रहा और अप्रैल लास्ट बीत गया, और मई के फर्स्ट के लिए कि कभी भी मतलब डेट नहीं आती मेरी बिल्कुल भी एकदम परफेक्ट टाइम पे। तो 10 दिन ऊपर नीचे, 1 हफ़्ता ऊपर नीचे होता है। तो मैंने भी सोचा, उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे जो बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे थे वो मुझे फ़ील हो रही थी कि मैं बहुत जल्दी थक जा रही थी और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, खाने का मन नहीं कर रहा था। और लेकिन वो होता है ना कि वही है जो सुनते हैं, जो देखते हैं, तो मुझे 1 मिनट के लिए तो डाउट हुआ, लेकिन फिर वही है ना, इतना सब कोई बोलता है, टीवी में देखते हैं कि चक्कर आता है जब प्रेगनेंसी होती है, तो ये बचपना ही था। तो मैंने कहा चक्कर तो आ नहीं रहा है तो प्रेगनेंसी कैसी होगी, तो ऐसा है। तो मैंने बोला कि कोई नहीं, हो सकता है गर्मी है इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो फिर एक हफ़्ता मैंने फिर से मतलब वेट किया, लेकिन उसके बाद भी जब डेट नहीं आई तो मैंने घर पे जब चेक किया तो 3-4 बार मैंने टेस्ट किया था, लेकिन तीनों बार नेगेटिव ही आई थी। लेकिन वो जो मेरे साथ जो हो रहा था, जो मुझे फ़ील हो रहा था, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, ऐसा जो मैं सोच रही हूँ वही है। तो फिर एट द लास्ट मैंने हस्बैंड से कहा कि नहीं, आप डॉक्टर के यहाँ ले चलो मुझे। तो जब मैं डॉक्टर के यहाँ तो नहीं, क्योंकि इनका उस समय छुट्टी नहीं इनको मिल पा रही थी, क्योंकि शादी के समय इन्होंने बहुत छुट्टी ले ली थी, तो 1 दिन की भी छुट्टी लेना इनके लिए बहुत इम्पॉसिबल था। तो इन्होंने कहा कि चलो जब चेक ही करना है तो यहाँ बगल में एक पैथोलॉजी है, वहाँ तुम टेस्ट करवा लो। तो मैंने बोला ठीक है। तो सुबह मैं जाके अपना टेस्ट दे के मैं आ गई घर पे, और हस्बैंड मेरे शाम में गए रिपोर्ट लाने। तो जब ये रिपोर्ट लाने गए तो मेरा धक 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 क्या होगा। और जब ये आए तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो इन्होंने ये सिर्फ मुझे 1-2 मिनट के लिए इन्होंने देखा और ये मुझे हग कर लिया इन्होंने। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो कह रहे पॉजिटिव है। अब मैंने बोला कि अच्छा। तो फिर एक खुशी तो होती है, लेकिन थोड़ा फिर माइंड भी वो थोड़ा हो जाता है ना कि इतनी जल्दी फिर क्या कहते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, बाहर रहना है, हस्बैंड वाइफ में रहेंगे, बच्चा, मतलब बहुत तरह की बात होती है जो कि एक न्यूली कपल आप लोग समझ सकते होंगे, जिनकी शादी मतलब जल्दी हो जाती है उनके लिए। तो ये सब चीज़ें सोच ही रही थी मैं, फिर मेरी मम्मी का कॉल आ गया इसी बीच में। तो मैं थोड़ा मतलब कट के बात कर रही थी उनसे, हाँ ना ऐसे करके, कुछ उनकी बातों का जवाब ढंग से नहीं दे रही थी। तो मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या। तो मैंने बोला कि नहीं ठीक है। तो मैं बोली कि नहीं कुछ तो है तो बताओ, क्या तबीयत ठीक नहीं है, झगड़ा हुआ है क्या। तो मैंने बोला नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ। तो फिर मैंने मम्मी को बता दिया, तो मम्मी भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि देखिए पहला बेबी, शादी के बाद पहला बेबी हर किसी के लिए एक मेमोरेबल, देखिए बच्चे तो अगर आपके पास 2 हैं 3 हैं, सारे बच्चे आपके लिए अपने ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं, और हर प्रेगनेंसी मेमोरेबल ही रहती है। लेकिन जो पहली प्रेगनेंसी रहती है उसका हर एक छोटा
छोटी से छोटी बातें, छोटी से छोटी जो भी आपके साथ गुजरी है समय, उस समय का वो आपके साथ हमेशा, वो आप हमेशा याद रखते हो। तो ऐसा है। तो मम्मी ने फिर कॉल किया मेरे ससुराल में, उन्होंने बताया सबको, फिर ये बात ऐसे ऐसे चलने लगी। और इसके बाद से मेरी जो हालत ख़राब होनी शुरू हुई, मतलब जो वॉमिटिंग होती है, जो कि मैं सोचती थी कि जब प्रेगनेंसी होती तो ऐसा ही होता है, तो वो मेरे साथ शुरू हुई। और मुझे तो मतलब एक चम्मच, जिसको कहते हैं एक स्पून, मैं पानी भी नहीं पी सकती थी, इतना वॉमिटिंग होने लगा था। तो मई लास्ट में इन्होंने कहा कि नहीं, तुम घर चली जाओ, यहाँ मैं जॉब अपना देखूँगा, कि तुम यहाँ अकेले रहोगी, फिर मुझे परेशानी होगी, हमेशा टेंशन लगी रहेगी, तो तुम घर चली जाओ। तो इन्होंने मुझे घर पहुँचा दिया था मई में। तो वैसे तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छी चली। मुझे सिर्फ यही था कि मुझे ना वोमिटिंग 7th मंथ तक मुझे वोमिटिंग हुई है। तो उस चीज़ के अलावा मुझे कोई परेशानी नहीं थी, जिसको कहते हैं ना, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ मुझे प्रेगनेंसी में। और तो ऐसे मेरा 7th 8th मंथ चला पूरा अच्छे से, सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल आती रही, सब कुछ अच्छे से होता रहा। और 9th मंथ मेरा कंप्लीट हुआ था। मेरा जो डिलीवरी डेट दिया था डॉक्टर ने, वो मुझे मिला था 14 जनवरी का, ठीक है, 14 जनवरी का, लेकिन आयु हमारा हुआ है 10 दिसंबर को। तो एक महीने पहले वो हो गया था ये। तो 9 मंथ मेरे लग गए थे 6 तारीख को, मतलब 6 दिसंबर को 9 मंथ लग गए थे। तो किसी 6 तारीख को लग गए थे। तो मैं सोची वर्ष होंगे, उनको पता होगा, कुर्जी हॉस्पिटल है, कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल, तो वहीं मैं दिखाती थी, और मेरे दोनों बच्चे वहीं हुए हैं। तो वहाँ ना जो मैं डॉक्टर से दिखाती थी, वो डॉक्टर थर्सडे और वेडनेसडे को बैठते थे। तो जिस दिन मेरा 9th मंथ मतलब 8th मंथ कंप्लीट हुआ था, तो उस दिन ना संडे 10 तारीख को गई थी, और 10 तारीख को मुझे जाना था। तो मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब था, तो मैंने सोचा कि अब जाना तो है, क्योंकि मंथली चेकअप भी तो करानी ज़रूरी है। तो 10 तारीख को मैं अपनी सास के साथ, मैंने बोला मम्मी से कि मम्मी, मतलब अपनी सास से, कि आप चलो मेरे साथ, क्योंकि मम्मी की तबीयत तो ठीक है नहीं। तो मम्मी बोली कि हाँ चलते हैं। तो वहाँ जो लास्ट मंथ में, मतलब 9th मंथ में CTC होती है, बच्चों की जो धड़कन चेक होती है, वो चेक होनी थी। तो उन्होंने कहा कि जो 9th मंथ में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि मेरा 9th मंथ चढ़े मतलब लगे हुए 4 दिन बीत चुके थे, तो उन लोगों का ये CTC होना है। तो मैंने CTC करवाया। तो एक बार उन्होंने किया, फिर बोला कि आप हिले थे क्या, इधर उधर मतलब मूव हुए थे क्या। मैंने बोला नहीं, मूव तो नहीं हुए थे। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं फिर से लगा देती हूँ उसको। उन्होंने फिर से लगाया। फिर पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, दोनों जो डॉक्टर होती हैं, जूनियर डॉक्टर, वो आपस में क्या क्या बात की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अंदर चलिए। अब उनका ये बोलना कि आप अंदर चलिए, मेरा तो जो दिल का धड़कन था वो तेज़ हो गया। तो जब मैं अंदर गई, तो जो सीनियर डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि आपके साथ कोई आया है क्या। तो मैंने बोला हाँ। तो उनको बुलाइए। तो मैंने अपनी सास को बुलाया, और मुझे तो सच में आज भी मैं वो दिन याद करती हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बच्चे की हार्ट बीट बहुत कम है। बस उनका यही कहना कि मेरा रोना शुरू हो गया। तो मेरी सास ने पूछा तो उस क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि आप जितनी जल्दी, आप अभी, मैं तो कहूँगी कि आप अभी एडमिट हो जाइए, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और कि अगर थोड़ी सी भी लेट होगी तो फिर हम बच्चे को नहीं बचा सकेंगे। उनका, आप एक माँ के लिए आप सोचो, इतनी बड़ी बात बोलना किसी डॉक्टर का, जो माँ 9 महीने मतलब हर एक दिन एक सपने के साथ मैंने बिताया था, और एकदम से किसी डॉक्टर ने ऐसा कह दिया। तो वो आप मेरी मेंटल जो थी वो आप समझ सकते हो, जो भी लेडीज़ होंगी तो वो थी मेरी। तो मेरी सास ने कहा कि हम तो अभी बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके नहीं आए हैं एडमिट होने के लिए, तो हम लोग कल आ सकते हैं क्या, मेरी सास ने कहा।
तो डॉक्टर होती हैं, वो तो मतलब उनका भी कहना सही है, मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर उन्होंने गलत बोला, लेकिन हाँ एक टोन होता है बोलने का। एक तो वैसे ही मैं इतना सुन के परेशान थी, उन्होंने बस इतना और एक मतलब बम फोड़ दिया मेरे पे कि वो आप अपने रिस्क पे जाइए, बच्चे को कुछ भी हो सकता है, हम रिस्क नहीं लेंगे, आप यहाँ साइन करके चले जाइए। तो अब तो मेरा और वो हो गया। तो मेरी सास ने कहा कि कुछ नहीं होता, तुम साइन कर दो। मैंने कांपते हुए हाथ से साइन किया था, मुझे आज भी याद है। तो मैंने साइन किया, फिर मैं पूरी रास्ते रोते गई थी, क्योंकि वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता था हमारा घर हॉस्पिटल से। मैं अपने हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया, फ़ोन उठाते के साथ मैं जो रोना शुरू की। मेरे हस्बैंड भी डर गए, क्योंकि उनको पता था कि मैं आज जा रही हूँ मंथली चेकअप के लिए, तो वो डर गए कि क्या हो गया। तो फिर मैंने अपने सास को अपना फ़ोन दे दिया, तो उन्होंने सारा कुछ बताया। फिर उन्होंने फ़ोन वापस से मुझे फ़ोन दिया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता बिल्कुल भी कुछ मत करो, जैसा डॉक्टर बोल रही है जाके तुम एडमिट हो जाओ कल, मैं कल के कल आ रहा हूँ पटना, तुमको कोई टेंशन नहीं होगी, जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर ने जो बोल दिया है तो आप वो डॉक्टर के आगे तो हो नहीं। तो ऐसा है। तो मैं घर आई अपने, तो मेरी सास तो चली गई थी, मैं मेरे घर पे नहीं आई थी, वो चली गई थी। फिर मेरे ससुर जी आए घर पे, तो दोनों पापा ने मतलब मेरे ससुर जी ने और मेरे पापा ने दोनों डिस्कशन किया कि डॉक्टर ने जब बोल दिया है तो कल का वेट हम लोग नहीं करेंगे। मैं याद है मुझे, मैं 2 बजे ही आई थी, तो मुझे याद है आज भी कि मैं 2 बजे आई थी दोपहर में हॉस्पिटल से। और मेरे ससुर जी ने कहा कि नहीं, जब डॉक्टर ने कह दिया है कि हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें भी रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज के आज ही एडमिट होते हैं और ऑपरेशन करना है तो आज के आज ही कर देंगे, ऑपरेशन करवा देंगे। तो फिर मेरी मम्मी का तबीयत वैसे बीच में बहुत ख़राब था, उनको चक्कर आ रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस हालत में शाम में मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और उधर से मेरे सास ससुर भी आए थे, लेकिन वहाँ तो रुकना सबको अलाउड नहीं होता, एक ही अटेंडेंट मतलब एक जेंट्स और एक लेडीज़ रहती है, तो मेरे मम्मी पापा रुके थे। तो मुझे तो बस इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया था। इंटरनल चेकअप हुई थी मेरी, तो डॉक्टर ने तो साफ मना कर दिया था कि अभी तो 9th मंथ स्टार्ट हुए हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, और जब भी होगी डिलीवरी तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा, सिजेरियन ही। तो अब मेरा जो फ़ोबिया है ना, मतलब था, उसको है मैं नहीं कहूँगी, जो था वो इंजेक्शन से था। मैं इंजेक्शन देख के मैं 4 कदम पीछे जाती थी, मुझे इतना डर लगता था इंजेक्शन से। और मुझे भगवान की दया से टचवुड मुझे आज तक एक स्टिच नहीं लगी थी कभी भी, मतलब इतनी बड़ी मैं हो गई थी, शादी हो गई थी मेरी, एक स्टिच तक नहीं लगी थी मुझे। तो डर तो लग रहा था क्या होगा नहीं होगा, ये सब सारा कुछ पहली बार होना मेरे साथ। आसान में लेबर रूम कहते हैं उसको, वहाँ बेड लगा रहता है, वहाँ उन्होंने रखा। और रात में ना 12 बजे तक, मतलब 11 बजे तक, मैं 6 बजे एडमिट 7 बजे एडमिट हो गई थी, और 11 बजे रात तक 4 बार मेरा CTC, वही जो उन्होंने सुबह में किया था वो CTC किया उन्होंने। हो सकता है कि कभी मशीन ख़राब हो या फिर मूवमेंट आपने ज़्यादा कर दी हो इस वजह से। तो उन्होंने 3-4 बार किया, लेकिन वही आ रहा था। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने लास्ट आए, जो मेन जो डॉक्टर थी वो बोली कि नहीं अब हम वेट नहीं कर सकते, अब तुम्हारा ऑपरेशन होना है, तो प्रिपेयर्ड हो जाओ तुम कि ऑपरेशन अब आधे घंटे में तुमको ले जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में। तो फिर मैंने लास्ट में ये हो रहा था कि मैम सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन बच्चा किक तो करता है। मुझे किक बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा किक जिसको कहते हैं ना, वो फील होती थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा, वो डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर थी ना वो बहुत अच्छी थी, वो मुझे समझाने लगी कि बेटा किक तो वो करेगा, किक करने से तो वो तो बच्चा है, वो तो अंदर में किक कर रहा है, लेकिन उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहा है, तो इसके लिए तुमको करना तो पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब जो होना है वो तो होना ही है। और उस समय से मेरे जो वो यहाँ पे लगते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, वो जिसमें इंजेक्शन वगैरह जाते हैं, वो लगा मेरा, जो मेरी हालत ख़राब हुई। तो क्या कहते हैं, वही मैं कहती हूँ कि आयु वसु के बाद मेरे से वो फ़ोबिया निकल ही गया। इतना ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह मेरे लग चुके हैं ना, क्योंकि मुझे अब डर ही नहीं लगता, आप कितना भी इंजेक्शन लगा दो मुझे दर्द नहीं होता है मुझे।
तो वो स्किन में एक थाई में ना स्किन में एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे वो मतलब कोई किसी तरह का रिएक्शन ना हो, वो दिया जाता है। तो वो इंजेक्शन मुझे लगा, और क्या कहते हैं, वो इंजेक्शन लगा, और फिर वो कैथेटर लगा। वो सब बहुत हॉरेबल चीज़ होती है। मतलब एक तो कहते हैं कि दर्द नहीं होता, जो जिनको नॉर्मल होता है डिलीवरी जिनकी होती है, वो कहते हैं कि हमें अच्छा है कि ऑपरेशन कर दो। लेकिन जो ऑपरेशन वाले हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या क्या नहीं होता। वो सब यादें बहुत हॉरेबल होती हैं। कभी ये सब चीज़ हमने देखा नहीं। एक तो शर्म भी आती है। आप सोच लो कि जो भी था तो वो सारे जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो सब सारे लग गए मुझे, जो भी लगने थे। और जैसे ही मुझे वो इंजेक्शन लगा ना, मुझे वॉमिट होने लगी। तो वो परेशानी हो गई। मतलब एक ही बार हुई थी, फिर उसके बाद नहीं हुई। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। अब मैंने बताया ना आपको, मैं कभी भी मुझे एक स्टिच नहीं लगा। और वो ऑपरेशन थिएटर का वो जो मतलब माहौल होता है, वो देख के मैं इतना डर गई कि मेरा बीपी थोड़ा हाई होने लगा। तो डॉक्टर जो थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत काम, बिल्कुल बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों घबरा रही हो, कुछ नहीं होता, तुमको पता भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे थोड़ा रिलैक्स किया। फिर जो ऑपरेशन थिएटर का जो बेड होता है उस पर लिटाया गया मुझे। फिर यहाँ पल्स, और फिर आई बारी एनेस्थीसिया की। तो एनेस्थीसिया के लिए तो डॉक्टर जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो सबको पता होगा एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे, जैसे मैं अभी बैठी हूँ बस वैसे ही बिठाया, और पीठ के जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें इंजेक्शन दिया उन्होंने। वो भी फील नहीं होता, क्योंकि उसके पहले उन्होंने कुछ एक लिक्विड लगा दी होती है जिस एरिया में उनको इंजेक्शन देना होता है, ताकि वो जगह ना मतलब सुन्न हो जाए, जिसको कहते हैं, जो पता ना चले। बस हल्का सा चींटी की तरह मुझे लगा, फील हुआ था कि इंजेक्शन लगा है। उसके बाद उन्होंने मुझे लिटा दिया, और लिटा दिया उसके बाद क्या कहते हैं कि लिटा दिया। और बहुत सारे जगह पे ना आँखों पे चादर डाल देते हैं, लेकिन वहाँ चादर नहीं डाला गया था। तो ऐसे ही मैं लेटी हुई थी, और धीरे धीरे करके ना मेरे लोअर बॉडी एकदम मतलब भारी हो गए थे। हाथी का पैर कैसा हो जाता है भारी सा, मैं चाह के भी ना उसको मूव नहीं कर पा रही थी। तो मैंने ये सब चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मुझे डर लग रहा था। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मेरा पैर मुझे फ़ील नहीं हो रहा है। तो वो हंसने लगे कि नहीं, ये एनेस्थीसिया दिया है ना, इसलिए ये शून्य है, तो फिर आपको ऑपरेशन करूँगा तो दर्द होगा ना, इसलिए ये ज़रूरी है, तो आप आँख बंद करके सो जाओ। अब मैं आँख बंद ना करूँ, मुझे डर से नींद ना, मतलब आँख ना बंद करूँ। मैं सच बताऊँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं आँख बंद मैंने किया और मैं तो मैं आँख नहीं बंद करी थी। बार बार नर्स कह रही थी आँख बंद कर लो, मैंने आँख नहीं बंद किया था। और मुझे वो फ़ील हो रहा था जब वो ऑपरेट कर रहे थे, तो वो जो पेट को ऐसे से हिला के मतलब जगह बनाते हैं, काट मतलब वो टाँक लगा, मतलब ब्लेड लगाने के बाद, तो वो मुझे फ़ील हो रहा था पूरा ऐसे से हिला के। तो वो मुझे फ़ील हो रहा था कि हाँ कोई हिला रहा है मुझे। और जो ऊपर में ना एक लाइट होती है, तो जब मैंने खुला हुआ था, तो उसमें मैंने अपना पेट खुला हुआ देख लिया था। अब वो देख के तो आप समझ सकते हो, थोड़ा सा आदमी खून देख लेता है तो क्या हाल हो जाती है। वो पेट मैंने अपना खुला उसमें देख लिया था। उसके बाद तो मेरा सर घूमना शुरू हो गया। फिर मैंने कैसे कैसे खुद को काम किया, भगवान का नाम लेती रही, भगवान सब कुछ अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए। फिर मैं थोड़ी देर के लिए मैंने आँख बंद कर लिया कि नहीं, फिर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बस आँख ऐसे ही बंद किया हुआ था मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हुए होंगे। 12:10 पे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई, जो कि आयु था। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो इधर बेटा हुआ है। तो मैंने पहली बार आयु को देखा। इतना छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि कमज़ोर तो था ही वो, क्योंकि 1 महीने पहले हो गया था। तो उसको मैं उन्होंने बस ये दिखाया लड़का है या लड़की है, बस फटाक से उसको लेके गए, साफ़ वाफ़ किया होगा। फिर क्या हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगी आगे। फिर मेरा वो क्या कहते हैं, स्टिच वगैरह लगा के उन्होंने मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया, क्योंकि सर्दी का समय था और मुझे ठंड कुछ हद से ज़्यादा, मैं पूरा कांप रही थी, जैसे शेक करते हैं ना बॉडी को, वो मेरा पूरा बॉडी वैसे शेक कर रहा था। फिर मुझे उन्होंने आईसीयू में भर्ती किया, मतलब आईसीयू में शिफ्ट किया। वहाँ जब वो ब्लोअर के पास वहाँ उन्होंने रखा मुझे कम से कम आधे घंटे के लिए।
आधे घंटे के लिए जब वहाँ मैं रिलैक्स हुई, फिर उन्होंने मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। तो मम्मी वहाँ थी, तो मम्मी से मैंने कहा कि आपने देखा बाबू को? तो मम्मी कह रही है कि हाँ देखें, उसको अभी आईसीयू में, मतलब आयु भी हमारा 4-5 दिन तक आईसीयू में रहा था, क्योंकि वो कमज़ोर था ना, तो उसको वो जो शीशा में बच्चे को नहीं रखते हैं वेंटिलेटर पे, हाँ वेंटिलेटर में रहा है वो। तो 4-5 दिन में वो रहा था। और उसके बाद का जो हॉरिबल सीन मेरे साथ शुरू हुआ ऑपरेशन के बाद का, इतनी देर तक तो बहुत अच्छे से चला सब कुछ। जब एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होना शुरू हुआ, 12 बजे रात में मेरी ऑपरेशन हो गई थी, और लगभग 5 बजे, 5 या 6 बज रहे होंगे, 5-6 बजे मुझे शिफ्ट कर दिया गया था मतलब जनरल वार्ड में। उसके बाद मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ आपको, वो जो एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होने के बाद जो पेन होता है, तो मेरे यहाँ दोनों आँखों से आंसू गिर रहे थे। क्या कहते हैं कि अगल बगल में भी जिनकी ऑपरेशन हुई थी वो भी चिल्लाए जा रहे थे दर्द का। वो तो मैंने एक बार ही बस डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि वो तो एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हुआ है तो दर्द तो होगा ही, और बिना 8 घंटा कंप्लीट हुए हम दूसरा डोज नहीं दे सकते, तो थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा ना। तो फिर मैंने जैसे तैसे सोने की कोशिश करूँ, काहे को नींद आए, इतनी दर्द हो रही थी। फिर 3-4 घंटे के बाद, मतलब रात में 8-9 बजे तक, फिर डॉक्टर ने कहा कि एक एक चम्मच करके पानी इनको पिलाइए, तो मम्मी पानी पिलाती रहीं। और अगले दिन नहीं, उस दिन रात में ही उन्होंने करवट बदलने के लिए बोल दिया था, तो करवट बदलने में क्या बने, तुरंत ऑपरेशन हुआ है तो मतलब क्या, बच्चे को देख के फिर सारा दर्द दुख भूल जाते हैं हम। तो एक तो मैंने देखा भी नहीं उसको अच्छे से, तो वो भी मुझे क्यूरी हो रही थी कि कब मुझे देखने को मिले, कब मुझे देखने को मिले। और मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा था, कैसी हो, बात करने का बिल्कुल भी हो नहीं रहा था, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो उनकी बस आवाज़ में सुन रही थी, कर रही थी सिर्फ। तो वो कह रहे थे मैं ट्रेन में हूँ, वो रात की रात ट्रेन में मतलब चढ़ गए थे। तो हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, आयु का बर्थडे जैसे मैं 10 को एडमिट हुई थी, तो 12 बजे की रात में आयु हुआ है, तो 11 तारीख हो गई थी, इसलिए आयु का बर्थडे 11/12/2013 है। उसका बर्थडे इतना यूनिक है कि भगवान, मतलब उस दिन ना जिनके डेट पूरे हो गए थे वो मतलब जानबूझ के ऑपरेशन करवा रहे थे उस डेट को, कि एक यादगार डेट होगा। और मेरा बच्चा, भगवान ने खुद ऐसी मतलब कंडीशन, थोड़ी तो प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई, टेंशन भी हुई, लेकिन भगवान ने खुद ऐसी स्थिति मतलब क्रिएट कर दी थी कि मेरा आयु उसी दिन हो गया था। तो उसका डेट 11/12/13 है, डेट ऑफ बर्थ। तो ऐसा है। तो मेरे हस्बैंड 11 तारीख की सुबह में वो पहुंच चुके थे मतलब पटना। तो वो आए फिर सुबह, अगले मतलब 11 तारीख को सुबह, फिर मुझे जो प्राइवेट रूम था उसमें मुझे दे दिया गया था। तो हस्बैंड आए, फिर टाइम होता है बच्चे को देखने का, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे था, तो टाइम होता है देखने को। तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं उस समय तक चल नहीं पा रही थी, क्योंकि 2 दिन तक तो बेड पे ही थी मैं। तीसरे दिन मुझे थोड़ा बहुत चलने को जब बोला गया, जब कैथेटर वगैरह हट गया सारा, वो जो ड्रिप वगैरह लगे रहते वो सारे हट गए थे, तो मुझे थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए बोला गया। तो मैंने कहा कि मुझे देखना है एक बार बाबू को। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं अभी नहीं, 1 दिन के बाद। तो 3 दिन के बाद मुझे बुलाया गया था फीड देने के लिए बच्चे को, ब्रेस्ट फीड के लिए। लेकिन वो ना फीड कर नहीं पा रहा था, मैं जब गई थी तो वो फीड कर नहीं पा रहा था, क्योंकि एक तो वो कमज़ोर था और आँख नहीं खोल रहा था। तो डॉक्टर का बोलना था कि जब तक ये बच्चा फीड नहीं लेता है खुद से माँ का, तो हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे बच्चे को। तो ये सुन के तो मेरा और टेंशन हो गया कि वहाँ तो ऑपरेशन वाले को 7 दिन के बाद छुट्टी मिल जाती है। ऑपरेशन जिसकी होती है सिजेरियन से बच्चे होते हैं, तो उनको 6th डे होता है उसमें 3 टाँके कटते हैं, और 7 डे पे 4 टाँके कटते हैं, मतलब 7 टाँके लगते हैं। मुझे भी 7 लगे थे, तो 6 जो छठा दिन था उस दिन 3 टाँके कटे थे, और 7वें दिन चौथा 4 और टाँके कट के डिस्चार्ज दे दिया गया था। लेकिन अगले दिन मुझे फ़ीड के लिए बुलाया गया, तो आयु ने फ़ीड किया, थोड़ा सा ही किया लेकिन किया। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं अब आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो ऐसा था। फिर हम लोग उसको घर पे लेके आए। उसके घर पे लेके आने के बाद भी 3
महीने तक उसको बहुत केयर करना पड़ा, क्योंकि एक तो सर्दी का समय था और वो कमज़ोर भी था। तो दिसंबर से लेके फरवरी तक उसको बहुत केयर किया गया, मम्मी ने बहुत केयर किया। मैं अपने मायके में ही थी, तो बहुत केयर किया गया उसको। और आयु मेरा 2 किलो 500 ग्राम का था, मतलब 2 किलो, मुझे देख के बताना पड़ेगा ढंग से, लेकिन 2 किलो 300 या 400 ऐसे था वो। तो बहुत छोटा सा, इतना पतला सा था ना कि उसको गोद में लेने के लिए भी ना मुझे डर लगता था कि मैं कैसे लूँ। बस मैं जब उसको फीड देना होता था तभी मैं उसको गोद में लेती थी, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती थी। तेल वगैरह जितना कुछ होता था मम्मी ही करती थी, मुझे बहुत डर लगता था। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने उसको देखा, गोद में लिया, वो सब यादें, वो जो पहला मोमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। बहुत खुशी, मतलब अपने गोद में लेना। मैंने जब उसको फ़र्स्ट टाइम गोद में लिया तो मैं सारा कुछ अपना भूल गई कि मुझे कितना पेन हुआ, इतना इंजेक्शन लगा, इतना ड्रिप लगा। सच कहते हैं बच्चे के आगे हर दुख दर्द माँ भूल जाती हैं। तो ऐसा था। मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन से ही हुए हैं, क्योंकि आयु मेरा हुआ सिजेरियन से, तो पहला बेबी सिजेरियन था और वसु मेरी 2.5 साल के अंतर पे थी। तो डॉक्टर ने चांस नहीं लिया था, तो वो भी सिजेरियन से ही हुई है। तो ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस मेरे प्रेगनेंसी और डिलीवरी स्टोरी का। तो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखना।